हम में से अधिकतर लोगों को गलत जगह इन्वेस्ट करने की कीमत करोड़ों में कभी नहीं चुकानी पड़ती और अरबों में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो अक्सर इस तरह के फेलियर की कीमत आसमान से ऊंची होती है। इसलिए फर्श पर एक तकिया रख लें, क्योंकि आपका जबड़ा बहुत जोर से नीचे गिरेगा जब आप कुछ ऐसे ही अविश्वसनीय रूप से फेल हुए कंस्ट्रक्शन के बारे में सुनेंगे। चीन में घोस्ट शहर। चीन में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां ट्रैफिक लाइट लाल से हरी हो जाती है, लेकिन कोई भी कार जंक्शन पार नहीं करती। सड़कें पक्की हैं, लेकिन उन पर चलने वाला कोई नहीं, और ऊंची इमारतें चारों ओर आसमान को छू रही हैं, लेकिन ये खाली पड़ी हुई हैं। इन जगहों को घोस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। ये हजारों लोगों के घरों के लिए तैयार किए गए हैं, लेकिन उनमें बस एक महत्वपूर्ण चीज की कमी है, और वो है लोग। घोस्ट टाउन्स चीन में एक बड़ी समस्या के लक्षण हैं। जितनी तेजी से नए शहरों का निर्माण हुआ है, उतनी ही तेजी से लोगों की उनमें रहने की इच्छा नहीं बढ़ी है। लेकिन गवर्नमेंट का प्रयास रहता है कि इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, लेकिन इसके बजाय वे भारी कर्ज के बोझ तले दबते जाते हैं, क्योंकि या तो लोग यहां आने में बहुत देर लगाते हैं या कभी आते ही नहीं है। कुल मिलाकर इस अति उत्साही कंस्ट्रक्शन की प्रवृत्ति ने चीन के खरबों डॉलर खर्च करवा दिए। खटाई में पड़ी केवल एक परियोजना में ही इन्वेस्टर्स का 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ये परियोजना है चीन के टियाजिन में यूजियापू फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की, जिसे मैनहट्टन के जैसा बनाने का प्लान था, और उसका उद्देश्य था बिग एप्पल को दुनिया के प्रमुख फाइनेंशियल सेंटर होने के मामले में टक्कर देना। लेकिन जब लोगों ने इस डेवलपमेंट में शामिल होने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो पैसा कम हो गया और निर्माण धीमा हो गया, लगभग रुक ही गया, और ये बहुत ही अनिश्चित भविष्य के साथ अधर में लटकी हुई है। मुझे लगता है कि घोस्ट टाउन्स इस कहावत को झूठा साबित कर देते हैं कि यदि आप इन्हें बनाते हैं तो वे रहने आएंगे। रयुगयोंग होटल, उत्तर कोरिया। जब चीन में गगनचुंबी इमारतों को कुछ ही हफ्तों में खड़ा कर दिया जा सकता है, तो ये बात उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में एक शानदार खास होटल के मामले में सही नहीं बैठती। रयुगयोंग होटल का निर्माण 1987 से चल रहा है, और जब आखिरकार इसका बाहरी भाग 2011 में पूरा हुआ तो अंदर का अधूरा रह गया। इस इमारत में 3 शानदार विंग्स हैं जो देखने में बहुत ही इंप्रेसिव है, लेकिन उनके पीछे कहानी बहुत ही निराशाजनक है। 1080 फीट की ऊंचाई वाली इस इमारत को बनाने का मकसद था कि ये प्योंगयांग के क्षितिज का चमचमाता हुआ नगीना दिखे, जिसे घूमने वाले रेस्टोरेंट, कैसीनो और नाइट क्लब हो। लेकिन इसके निर्माण में परेशानियां आती रहीं, क्योंकि उत्तर कोरिया निरंतर आर्थिक संकट से ग्रसित था। साथ ही इसके कंस्ट्रक्शन के कमजोर और असुरक्षित होने की भी रिपोर्ट आने लगी। पूरे होने पर इसके निर्माण की लागत $750 मिलियन होने का अनुमान है, जो कि उत्तर कोरिया की $40 बिलियन की जीडीपी का 2% है। इतना पैसा रिकवर करना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय रेपुटेशन वैसे ही बहुत अच्छी नहीं है, और पर्यटकों के लिए इस देश में प्रवेश करना बहुत कठिन है। लेकिन प्रॉफिट कमाने में जो सबसे बड़ी अड़चन है वो ये है कि ये होटल आज तक खुला ही नहीं है। ये बस उत्तर कोरियाई शासन की विफलताओं की याद दिलाता रहता है। साउथ चाइना मॉल। दुबई मॉल के बनने से पहले साउथ चाइना मॉल टोटल एरिया के हिसाब से दुनिया में किसी भी मॉल से बड़ा शॉपिंग सेंटर था। 2000 के दशक की शुरुआत में इसे ये खिताब मिल तो गया, लेकिन साथ ही इसे एक घोस्ट मॉल भी माना जाने लगा, क्योंकि ये डरावनी रूप से खाली था। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के डोंगवान में स्थित इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को 2000 से अधिक स्टोर्स को शामिल करने के लिए बनाया गया, लेकिन 2005 में इसे केवल 386 स्टोर्स के साथ खोल दिया गया, और अगले 5 वर्षों में ये संख्या और भी गिर गई। और जबकि उन्होंने एक दिन में 2 लाख से अधिक विजिटर्स आने का पूर्वानुमान लगाया था, हकीकत में सिर्फ 200 के करीब लोग ही आए। सालों तक इस मॉल की पूरी मंजिलें खाली रहीं, और 2008 तक भी इसके स्टोर स्पेस का 99% खाली था। इस 7 मिलियन 1,000 वर्ग फीट के परिसर के किसी हिस्से में अगर ठीक ठाक संख्या में लोग आते थे तो वो थे इसके सिनेमा घर और अम्यूजमेंट पार्क में। इसकी परेशानियों का एक कारण तो ये था कि खुद की व्हीकल्स के बिना यहाँ पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। ऊपर से जिन अपर क्लास मालदार ग्राहकों को ये आकर्षित करना चाहता था, उन्होंने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और डोंगवान के निम्न वर्ग के निवासियों के पास इस तरह के मॉल के लिए खर्च करने योग्य कमाई नहीं है। एक दशक पहले इसकी न्यू साउथ चाइना मॉल के नाम में फिर से ब्रांडिंग कर दी गई। इसके बाद भी इसमें खाली दुकानों की तादाद में कमी होने लगी और आगंतुक भी धीरे धीरे कम होने लगे। लेकिन क्योंकि इसके निर्माण में $1.3 बिलियन लग चुके हैं, साउथ चाइना मॉल को एक बड़े फेलियर की रेपुटेशन से उभरने में काफी वक्त लगेगा। एल हेलिकॉइड वेनेजुएला। सैन्य तानाशाह मार्कोस पेरेज जिमेनेज के शासन में वेनेजुएला के कराकस क्षेत्र में विकास के प्रतीक के रूप में बनाया गया एक हेलीकॉप्टर का एक दिलचस्प अतीत रहा है। कम से कम कहने के लिए ही सही, इसे लेयर वाली घुमावदार इमारत का निर्माण 1956 में शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य था एक शानदार शॉपिंग मॉल बनाना, जिसमें अनगिनत बुटीक, सिनेमा घर और यहाँ तक कि एक हेलीपोर्ट भी है। आज की वैल्यू के हिसाब से इसकी निर्माण लागत $90 मिलियन तक पहुंच गई थी, लेकिन क्योंकि इसका लक्ष्य हाई क्लास ग्राहकों को टारगेट करना था, ये कीमत जल्दी ही वसूल हो सकती थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये सबसे अधिक पैसा खर्च करने वाले विजिटर्स की पसंद के हिसाब से हो। आसपास के क्षेत्रों में झोपड़ियों से कई परिवारों को बाहर फेंक दिया गया था, लेकिन जब कर्म लौटकर आए तो उस क्रूर रवैये का हिसाब किताब बराबर हो गया। 1958 में मार्कोस पेरेज जिमेनेज की सत्ता को खाड़ फेंका गया और इस अधूरे निर्मित प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया। ये इमारत वास्तव में कभी पूरी नहीं हो पाई और बाद में वर्षों के राजनीतिक बम विस्फोटों से बार बार डैमेज होती रही। ऐसा माना जाता है कि एक समय में यहाँ पर 10,000 से ज्यादा झुग्गीवासी रहने आ गए थे, लेकिन आजकल इसका उपयोग राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए किया जाता है। इस पॉइंट पर इस बात की बहुत ही कम संभावना है कि
ऐसे अजीब अतीत वाली इस अजीब इमारत में इसके प्लानर्स के लक्ष्य के मुताबिक कभी रेस्टोरेंट और डिजाइनर बुटीक खोले जाएंगे। सिंसिनाटी सबवे कभी कभार टोटल फेलियर की वजह से अच्छे इरादों से शुरू किया गया कोई प्रोजेक्ट भी गड़बड़ा कर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ 20वीं सदी की शुरुआत में सिंसिनाटी सबवे के निर्माण के दौरान। सिंसिनाटी की सड़कों पर ट्रैफिक के बोझ को कम करने के प्रयास में 1917 में एक मेट्रो सिस्टम को सफलतापूर्वक प्रस्तावित कर दिया गया। निर्माण शुरू हुआ और बाद के वर्षों में 7 मील की मेट्रो सुरंगों का निर्माण किया गया। दुर्भाग्य से जैसे जैसे सदी आगे बढ़ी ग्रेट डिप्रेशन का प्रकोप छा गया। निर्माण की लागत दोगुनी हो गई और फंड्स खत्म हो गए। इससे पहले कि इसे जबरन रोका जाता इस प्रोजेक्ट में आज की वैल्यू के हिसाब से लगभग $200 मिलियन डूब चुके थे। इतने पैसे खर्च करने के बाद केवल बिना ट्रैक वाली मेट्रो सुरंग की एक श्रृंखला बनी थी। वर्षों से विभिन्न प्रयासों के बावजूद सिंसिनाटी कभी भी अपने फेल हुए मेट्रो प्रोजेक्ट को फिर से शुरू नहीं कर पाया। अधूरी बनी सुरंगें आज भी वैसी की वैसी ही पड़ी हुई हैं। सिउदाद रियल एयरपोर्ट स्पेन। जब आप किसी हवाई अड्डे के निर्माण के लिए $1.2 बिलियन खर्च करते हैं तो आप सोचते हैं कि ये बड़े काम का बनने वाला है ना। लेकिन 2009 में खोले गए स्पेन के सिउदाद रियल एयरपोर्ट में इन्वेस्टर्स ने यही उम्मीद की थी, लेकिन उनकी प्लानिंग में शुरू से ही खामियां रहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस हवाई अड्डे का उद्देश्य था एयरलाइंस को संचालन का एक किफायती ऑप्शन पेश करना जो यहाँ से 100 मील से भी अधिक दूरी पर मैड्रिड बाराजस हवाई अड्डे से उड़ान भर रही थी। लेकिन इस विकल्प को इतनी दूरी पर स्थापित करना जहाँ आसपास कुछ न हो कोई समझदारी भरा आइडिया नहीं था। यात्री इस नए हवाई अड्डे पर नहीं गए और 2012 तक इसने अपने दरवाजे बंद कर लिए। इस भयंकर विफलता के कारण एयरपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज को दिवालियापन घोषित करने की अर्जी देनी पड़ी क्योंकि उनके सिर पर $300 मिलियन से अधिक का कर्जा हो चुका था। हालांकि असली झटका तब लगा जब सिउदाद रियल के मालिकों ने इस हवाई अड्डे को बेचने की कोशिश की। पहले चीनी निवेशकों ने $10,000 का अपमानजनक ऑफर रखा जिसे इन्होंने ठुकरा दिया। 2016 में हवाई अड्डे को आखिरकार $62 मिलियन में बेच दिया गया। न केवल ये इसकी निर्माण लागत का केवल 5% था बल्कि इस हवाई अड्डे के पुनः लॉन्च पर $640 मिलियन का खर्चा होने का अनुमान है। शायद इन्वेस्टर्स के लिए यही अच्छा होगा कि वे इस हवाई अड्डे से पूरी तरह से कट लें और कभी पीछे मुड़कर ना देखें। लोटस रिवरसाइड ब्लॉक 7 शंघाई। 27 जून 2009 की सुबह चीन के शंघाई के मिनहांग जिले में लोगों की नींद अचानक तब खुल गई जब जमीन हिलने लगी और गर्जन होने लगी। लेकिन ये कोई भूकंप नहीं था बल्कि एक 13 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग अपनी एक साइड पर गिर गई थी। इस इमारत का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था और ये नए नवेले लोटस रिवरसाइड रेजिडेंशियल एरिया में सिर्फ 11 में से एक बिल्डिंग थी। इमारत के ढहने का कारण भी पता चल गया। ये था उसके नीचे एक गैरेज खोदने का काम। खुदाई में निकली मिट्टी को पास के एक नाले के बगल में ढेर लगाकर डाल दिया गया और इस भारी वजन के नाले के किनारे को ढा दिया गया जिससे आसपास की जमीन पानी से सैचुरेटेड हो गई। आखिरकार वो पानी से तरबतर जमीन धंस गई जिससे ब्लॉक 7 चरमरा कर ढह गया। इस कोलैप्स में एक कंस्ट्रक्शन मजदूर की मृत्यु हो गई जिसके परिणाम स्वरूप उन लोगों को लंबी जेल की सजा हुई जिन्हें इस हादसे का जिम्मेदार माना गया और जिसके कारण लगभग $2.8 मिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ। हालांकि ये मॉनेटरी कीमत मेरे बताए हुए दूसरे मामलों की तुलना में बहुत कम है, लेकिन क्योंकि इसे रोके जा सकने वाले हादसे में एक इंसानी जान चली गई। टूटा हुआ ब्रिज। कभी कभी निर्माण की विफलताएं खराब इन्वेस्टमेंट की वजह से कम होती हैं और गंभीर रूप से खतरनाक निरीक्षण और गलत कैलकुलेशंस की वजह से अधिक होती हैं। और जब पुल जैसी किसी चीज की बात आती है तो आपके गणित के गलत हो जाने से खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। वॉशिंगटन में टैकोमा नैरो ब्रिज को ही ले लीजिए। अभी की कीमत के हिसाब से लगभग $110 मिलियन के बराबर। 1940 में निर्मित इस पुल को शुरू में तो उस समय का एक चमत्कार माना जाता था, लेकिन इसके डिजाइन में एक गंभीर खामी थी तो तभी जाहिर तौर पर सामने आ गई जब निर्माण पूरे होने के करीब मजदूरों ने देखा कि यह खतरनाक तरीके से झूल रहा था। इसके बावजूद भी ये पुल जनता के लिए खोल दिया गया, लेकिन कुछ ही समय में मुसीबत आ गई। ये पता चला कि पुल के किनारों पर लगी दीवारों के ऊपर से जब तेज हवाएं चलती हैं तो इससे भंवर बनने लगता है। इन भंवरों के कारण ये पुल हिलने डुलने और हिंसक रूप से ट्विस्ट होने लगता है जिससे सस्पेंशन केबल्स पर गंभीर दबाव पड़ा। 7 नवंबर 1940 को ये तनाव बहुत ज्यादा हो गया और पुल ढह गया। हालांकि इसके गिरने से किसी इंसान को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन एक कॉकर स्पेनियल कुत्ता जिसे टबी कहा जाता था नदी में गिरने के बाद मर गया। वो डर के मारे अपने मालिक की कार से निकल नहीं सका था। ये कोलैप्स इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक था और टैकोमो के करदाताओं के लिए एक महंगी गलती। भगवान टबी की आत्मा को शांति दे। इससे ज्यादा ट्रेजेडी भरा किस्सा हुआ था 1994 में दक्षिण कोरिया के सियोल में हान नदी के ऊपर बने सियोंगो ब्रिज के साथ। जब इस कैंटिलीवर पुल को 1979 में बनाया गया था तो आज के वैल्यू के हिसाब से इसकी कीमत लगभग $35 मिलियन थी, लेकिन इसकी इतनी भारी कीमत होने के बावजूद इसका खराब कंस्ट्रक्शन ही लिटरली इसके पतन का कारण बना। पुल के नीचे गलत तरीके से वेल्ड किए हुए स्टील के ट्रस के कारण कंक्रीट का एक बड़ा हिस्सा चरम भीड़ के समय नदी में गिर गया। इस हादसे में 32 लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद पूरे पुल को फिर से डिजाइन किया गया और बनाया गया। सियोल के नागरिकों के लिए घटिया कारीगरी के कारण न केवल उस पुल की पूरी लागत बर्बाद हो गई बल्कि जाने भी गईं।
मोस प्रोजेक्ट वेनिस। वेनिस के अंदर और आसपास इतना पानी बहता है कि वहां बाढ़ आने की समस्या कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। लेकिन जब 1988 में इटली के इस शहर ने समस्या से निपटने के लिए अपना सबसे बड़ा कदम उठाया, किसी ने ये नहीं सोचा था कि 30 साल के बाद भी ये किसी काम का साबित नहीं होगा। मोसे प्रोजेक्ट के रूप में जाने जाने वाली इस योजना के तहत वेनिस के लेगून के चैनल्स ने 78 विशाल धातु के हिंजेस वाले फाटकों का निर्माण करना शामिल किया। इनमें से हर एक का वजन 300 टन था। इन गेट्स को इस तरह बनाया गया कि जरूरत पड़ने पर 66 फीट तक ऊंचे उठ सकें और एड्रियाटिक सागर से उठने वाले ज्वार की लहरों को घुसने से रोक सकें। इसकी शुरुआती लागत 1.7 बिलियन तय हुई थी, लेकिन लगातार आती रुकावटें, टेक्निकल इश्यूज और कीमतों में फेरबदल के कारण अब कुल $8 बिलियन से अधिक खर्च हो चुके हैं और ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन चीजें बिगड़ती जा रही हैं। डिले होने की वजह से पानी के नीचे के कुछ बैरियर्स ने अभी से जंग पकड़ना और लीक करना शुरू कर दिया है। इस बात की भी चिंता बढ़ रही है कि अगर ये गेट कंस्ट्रक्ट हो भी जाते हैं तो ये ज्यादा काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है और जिस जमाने में इसके हाइट प्लान की थी तब लेवल कम था। भविष्य में इसका जो कुछ भी हो, लेकिन आज की तारीख में $8 बिलियन लागत वाला मोस प्रोजेक्ट अब तक के सबसे महंगे और सबसे लंबे समय तक चले कंस्ट्रक्शन फेलियर्स में से एक है। क्या आपके शहर में इस लेवल का कोई कंस्ट्रक्शन डिजास्टर है जो मेरे कवर किए गए प्रोजेक्ट जैसा है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।